जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की की, जिसने खुद पर भरोसा रखा और फिर उसे सफल होने से कोई नहीं रोक पाया। गांव का नाम था बृंदा, एक शांत सा इलाका जहां मंदिर की घंटियों की आवाज सुबह की हवा में घुलती थी। लोग सूरज निकलने से पहले उठते, मंदिर जाते और दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, कविता। सीधी सादी, मंदिर की घंटी से पहले उठ जाने वाली। माँ बाप नहीं थे, वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। जीवन में सुख नहीं था, मगर चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। उसका एक ही सहारा था, पूजा और भगवान। कविता हर सुबह उठती, गंगा जल से मंदिर धोती, खुद तुलसी में पानी देती और फिर घंटों बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती। लोग कहते, इतनी पूजा करने से क्या मिलेगा? भगवान ने तुझे अब तक कुछ नहीं दिया। वो हंसकर कहती, मेरा काम है पूजा करना, देना न देना उनका काम है। दिन बीतते गए, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। नानी की तबीयत बिगड़ती गई और खर्चे बढ़ते गए। कविता ने गांव के स्कूल में झाड़ू पोंछे का काम पकड़ा, ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। हर शाम नानी कहती, बेटा भगवान से कुछ मांग भी लिया कर, तू तो बस पूजा करती है। कविता कहती, नानी, जो भगवान मुझे समझते हैं वो मेरे बिना कहे भी दे देंगे। एक दिन नानी चल बसी, घर में अब सिर्फ सन्नाटा बचा। कविता अब अकेली रह गई, फिर भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। पूजा, सेवा और विश्वास पहले से दोगुना हो गया। गांव के लोग अब उसे पगली कहने लगे। जिस भगवान ने इसके माँ बाप छीने, फिर नानी भी, वो आज भी उसकी पूजा करती है। लेकिन कविता की आस्था डगमगाई नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा अधिकारी आया। वो सरकारी स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार प्रोजेक्ट लेकर आया था। ड्राइवर बीमार हो गया तो उसे किसी स्थानीय मदद की जरूरत थी। गांव के प्रधान ने कहा, कविता को बुला लो। ये लड़की भले गरीब हो, मगर मेहनती और भरोसेमंद है। कविता को बुलाया गया। उसने अधिकारी की गाड़ी साफ की, पानी लाकर दिया और आसपास का स्कूल भी दिखाया। अधिकारी ने पूछा, तुम कहां काम करती हो? वो बोली, इसी स्कूल में झाड़ू लगाती हूं, लेकिन जब समय मिलता है तो बच्चों को भजन सिखाती हूं। वो मुस्कुरा उठा, तुम्हारे अंदर सेवा और सच्चाई है। तुम्हारी पूजा भगवान ने जरूर देखी होगी। कविता को उस दिन कुछ समझ नहीं आया। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के स्कूल में एक चिट्ठी आई, नई शिक्षिका की भर्ती के लिए चयनित नाम कविता। सब दंग रह गए। जिस लड़की को कोई पगली कहता था, अब वही सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनने जा रही थी। लोगों ने पूछा, तूने तो फॉर्म भी नहीं भरा था? कविता बोली, मैंने नहीं, शायद किसी और ने मेरी किस्मत लिख दी। उसी शाम गांव में अफसर का फोन आया। आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई कविता जी। मैं सिर्फ स्कूल सुधारने नहीं आया था, मैं असली श्रद्धा की तलाश में था। कविता की आंखों में आंसू थे। जिस भगवान को दुनिया शक करती थी, उस भगवान ने सबके सामने कविता की पूजा को सफल बना दिया। वो अब हर दिन मंदिर भी जाती थी और स्कूल भी। अब वो सिर्फ पूजा नहीं करती थी, बल्कि गांव की बच्चियों को भी विश्वास करना सिखाती थी। सीख, सच्ची पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो बिना मांगे भी भगवान में विश्वास रखता है, भगवान उसे वह भी दे देता है जो वो मांगना भूल गया होता है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification नवंबर icon. 1988 दिल्ली में जन्मा एक साधारण सा लड़का जिसका नाम था विराट। कुछ कहानियां सिर्फ क्रिकेट की नहीं होती, वो जुनून की होती हैं, जिद की होती हैं और एक ऐसे लड़के की होती हैं जो अपनी मां की आंखों से आंसू हटाना चाहता था। बचपन से ही उसे क्रिकेट का जुनून था। छोटी उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। मोहल्ले की गली हो या स्कूल का ग्राउंड, बस एक ही सपना, भारत के लिए खेलना। विराट का परिवार मध्यम वर्गीय था, पैसों की तंगी थी, लेकिन पिता ने हमेशा बेटे के टैलेंट पर भरोसा किया। 2006 में रणजी ट्रॉफी के एक मैच के दौरान विराट के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, आप 18 साल के हैं और सुबह उठते ही पता चलता है कि अब पापा नहीं रहे। लेकिन विराट ने क्या किया? वो मैच खेलने वापस गया और 90 रन बनाए, क्योंकि उसने कहा था,
पापा को अधूरा सपना नहीं दिखाऊंगा। 2008 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट की किस्मत पलटी। उसी साल इंडिया टीम में जगह मिली, लेकिन वहां भी आलोचना मिली। अहंकारी है, पैशन बहुत ज्यादा है, गुस्से वाला है, पर कोहली ने कभी हार नहीं मानी। वो विराट कोहली जिसने पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हुए डोमिनोज खाया करता था, वो अब फिटनेस आइकॉन बन गया। दिन रात प्रैक्टिस, डाइट, जिम, हर मैच में खुद को बेहतर किया। वो सिर्फ बैट से नहीं, सोच से भी बदल गया था। विराट को कप्तान बनाया गया और उसने टीम को सिर्फ लीड नहीं किया, बदल डाला। वो आक्रामक था लेकिन ईमानदार। उसने युवाओं को मौका दिया, खुद सबसे आगे खड़ा रहा। रन मशीन बना, रिकॉर्ड्स तोड़ते गए और फिर विराट कोहली एक नाम नहीं, ब्रांड बन गया। शादी की, परिवार बसाया, लेकिन क्रिकेट से प्यार कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सफल करियर और पर्सनल लाइफ बैलेंस में चल सकते हैं। विराट कोहली की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है एक बेटे की, जिसने पिता की आंखों में सपना देखा और उसे पूरा करके दिखाया। जो गिरा, टूटा, रोया, लेकिन फिर खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को बता दिया, हार मानना मेरी कहानी का हिस्सा नहीं। अगर आपको विराट कोहली की ये कहानी मोटिवेट करती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और याद रखें, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हौसला विराट हो तो मुकाम जरूर मिलेगा। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell जानकर notification हैरानी icon. होगी कि इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ था जिसके बारे में आज भी पूरी दुनिया बात करना पसंद करती है और उसकी कहानी सुनना भी चाहती है। उस महान राजा का नाम था अकबर, बादशाह जिसने इंसानियत को शासन से ऊपर रखा। एक ऐतिहासिक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा बादशाह हुआ करता था जिसकी तलवार से ज्यादा उसकी सोच का लोहा लोग मानते थे। उसका नाम था अकबर महान। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 36वीं को हुआ था। वह मात्र 13 साल की उम्र में ही तख्त पर बैठा था जब उसके पिता हुमायूं का निधन हो गया। इतनी कम उम्र में किसी साम्राज्य को संभालना आसान नहीं होता, पर अकबर ने न केवल साम्राज्य संभाला बल्कि उसे हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राज्यों में बदल दिया। बचपन, युद्ध और सीख। अकबर ने कभी औपचारिक रूप से पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने जिंदगी के हर पहलू से सीखा, युद्ध से, लोगों से और अनुभव से। उसके गुरु और संरक्षक बैरम खान ने उसे लड़ना सिखाया, लेकिन अकबर ने खुद से सोचना और समझना सीखा। वह जानता था कि तलवार से जीत तो मिल सकती है, लेकिन दिल नहीं। इसलिए बचपन से ही उसने लोगों के दिलों को समझना शुरू किया। एक अलग सोच का बादशाह अकबर ने जब राजकाज संभाला तो चारों ओर दुश्मन थे। अफगानी, राजपूत, पठान और भीतर से भी कई लोग उसके खिलाफ थे। लेकिन अकबर ने किसी को भी सिर्फ तलवार से नहीं जीता। उसने सबसे पहले न्याय को चुना। उसने कहा था, अगर मेरी प्रजा डरती है मुझसे तो मैं बादशाह नहीं, जालिम हूं। एक न्यायप्रिय राजा। एक बार एक साधारण किसान ने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, आपके अमीर ने मेरी जमीन हड़प ली है। दरबारी हंस पड़े। बादशाह के पास इतना बड़ा राज्य है, तू उसकी जमीन की बात करता है? लेकिन अकबर चुपचाप उस किसान की बात सुनता रहा। अगले ही दिन उसने खुद छानबीन करवाई और जब अमीर दोषी पाया गया तो अकबर ने उसके सारे पद और जमीन छीन ली और किसान को उसका हक लौटा दिया। लोगों ने कहा, अकबर का इंसाफ पत्थर को भी मोम बना दे। धर्मों को जोड़ने वाला बादशाह अकबर खुद मुसलमान था, लेकिन उसके शासन में हिंदू, सिख, जैन, पारसी सभी धर्मों के लोग बराबरी से रहते थे। उसने दीन ए इलाही नामक एक विचारधारा की शुरुआत की, जिसमें हर धर्म की अच्छाई को अपनाने की बात थी। उसने हिंदू राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया, जो केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि हिंदुस्तान सभी धर्मों का है। वह त्योहारों में हिस्सा लेता, मंदिरों को दान देता और हर धर्म के पंडितों, मौलवियों और विद्वानों से संवाद करता। विद्वानों का सम्मान। 9 रत्नों की कहानी। अकबर को ज्ञान से प्रेम था। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल और अबुल फजल। बीरबल की बुद्धिमानी, तानसेन की संगीत कला, टोडरमल की आर्थिक योजनाएं
ये सब अकबर के शासन की रीढ़ बने। उसने कहा था, जो राजा विद्वानों को अपनाता है वही साम्राज्य को उज्जवल बनाता है। तानसेन और संगीत का चमत्कार। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, क्या तुम ऐसा राग सुना सकते हो जिससे आग लग जाए? तानसेन ने राग दीपक सुनाया और सच में दियों में आग जल गई, लेकिन इससे तानसेन का शरीर तपने लगा। तब उनकी शिष्या ने राग मेघ गाकर उन्हें बचाया। अकबर ने कहा, जो सुरों से बारिश ला सकता है वही मेरे दरबार का रत्न है। बीमार रूह। बीरबल की मौत। जब बीरबल की मृत्यु युद्ध में हुई, अकबर कई दिनों तक चुप रहा। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक सलाहकार नहीं खोया, मैंने अपना हृदय खो दिया। उसका दिल संवेदनशील था, यही उसे महान बनाता था। एक राजा जो मैदान में लड़ता था, अकबर सिर्फ महल में बैठकर आदेश नहीं देता था, वह युद्ध में खुद लड़ता था। वह हाथी पर सवार होकर सैनिकों के बीच जाता, उनका हौसला बढ़ाता। कई बार वो घायल हुआ पर पीछे नहीं हटा। उसका विश्वास था, जो राजा अपने सैनिकों के खून से अनजान हो वो राजा नहीं, व्यापारी होता है। शांति का निर्माण करता अकबर ने केवल युद्ध नहीं लड़े, उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, स्कूल और मदरसे बनवाए, व्यापार को बढ़ावा दिया। उसके शासन में हिंदुस्तान ने पहली बार राजनीतिक एकता देखी। उसने दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसी जगहों को महान नगरों में बदला। अंतिम समय और अमृता 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, पूरा देश शोक में डूब गया। लोगों ने कहा, एक बादशाह चला गया, लेकिन उसका इंसाफ, उसकी सोच और उसकी रोशनी अमर हो गई। सीख क्या मिलती है अकबर की कहानी से? 1. ज्ञान और सोच तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। 2. धर्म से ऊपर होता है इंसानियत। 3. जो शासक जनता के दर्द को समझे वही सच्चा राजा होता है। 4. बुद्धिमानी और दया किसी भी शासन की असली ताकत होती है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell की notification. बात होती है और तेज गेंदबाजी का जिक्र आता है तो एक नाम सबसे अलग और खास सुनाई देता है, जसप्रीत बुमराह। अपने अनोखे एक्शन, घातक यॉर्कर और बेमिसाल सटीकता के लिए मशहूर बुमराह की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि संघर्ष, मेहनत और सपनों की कहानी है। जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। उनके पिता जसबीर सिंह का निधन तब हो गया था जब बुमराह सिर्फ 5 साल के थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मां दलजीत कौर बुमराह एक स्कूल में प्रिंसिपल थीं और उन्होंने अकेले ही बुमराह की परवरिश की। बचपन में बुमराह के पास महंगे क्रिकेट गियर नहीं थे। वह टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे और उनके पास सिर्फ एक जोड़ी जूते थे, लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून इतना था कि वो बारिश, गर्मी, ठंड, किसी भी मौसम में गली क्रिकेट खेलने से पीछे नहीं हटते थे। स्कूल के दिनों में बुमराह ने तय कर लिया था कि वो एक दिन भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। उन्होंने घर की दीवार के सामने घंटों अकेले बॉलिंग प्रैक्टिस की, जिससे उनका अनूठा बॉलिंग एक्शन विकसित हुआ। उनकी मां को लगता था कि पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट खेलना समय की बर्बादी है, लेकिन बुमराह ने अपने सपने को जिंदा रखा। 2009 से 2010 में बुमराह गुजरात अंडर 19 टीम में चुने गए। उनकी स्पीड और सटीकता देखकर लोग चकित रह जाते थे। उनका बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने 2013 में सायद मुश्ताक आली ट्रॉफी के फाइनल में महाराष्ट्र के खिलाफ 3 विकेट लिए और गुजरात को खिताब जिताया। 2013 में जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस से आईपीएल डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में आरसीबी के खिलाफ 3 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। उनका स्लिंग आर्म एक्शन बल्लेबाजों के लिए समझना बेहद मुश्किल था। आईपीएल में उन्होंने खुद को साबित किया और लगातार प्रदर्शन से भारतीय टीम के दरवाजे पर दस्तक दी। जसप्रीत बुमराह ने जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। अपने पहले ही सीरीज में उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार गेंदबाजी की और सबका ध्यान खींचा। धीरे धीरे वो भारतीय टीम के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी यॉर्कर बॉलिंग। उन्होंने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, 2069 वर्ल्ड कप और कई बड़े टूर्नामेंट्स में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 21 विकेट लेकर इतिहास रच दिया।
वो पहले एशियाई गेंदबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में एक ही साल में 5 विकेट लिए। 2022 में बुमराह को गंभीर बैक इंजरी हुई, जिससे वो लगभग 11 महीने क्रिकेट से दूर रहे। कई लोग कहने लगे कि शायद उनका करियर खतरे में है, लेकिन बुमराह ने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और रिहैब के बाद उन्होंने शानदार वापसी की और पहले ही मैच में पुराना जादू दिखा दिया। बुमराह की जिंदगी में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमेशा कहती थीं, सपना बड़ा देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो। बुमराह ने साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। तेज गेंदबाजी में भारत के प्रमुख मैच विनर आईसीसी ओडी और टी20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में 5 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज, डेथ ओवर्स में सबसे कम इकोनॉमी रेट जसप्रीत बुमराह की कहानी हमें यह सिखाती है कि संसाधनों की कमी आपके सपनों की सीमा तय नहीं करती। मेहनत और निरंतर प्रयास आपको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। असफलताएं और चोटें सिर्फ एक अस्थायी रुकावट हैं, मंजिल नहीं। आज जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते हैं। उनका सफर एक छोटे से लड़के से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टार तक यह साबित करता है कि अगर आपके पास जुनून, मेहनत और हिम्मत है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification bell. And determination is unshakable. No matter how tough life gets, you'll find your way to the top. This is the story of Mohammad Siraj. The boy who was once called nothing more than the rickshaw driver's son is now one of the fastest, most feared bowlers in the Indian cricket team. Childhood and poverty. Mohammad Siraj was born on March 13, 1994 in Hyderabad, India, to a very humble family. His father drove an auto rickshaw and his mother was a homemaker. Money was so tight that sometimes there wasn't enough for a proper meal. Even paying school fees was a constant struggle. But in that small home, a big dream was alive: to play cricket for India. Early cricket. No coach, no kit. Siraj began his cricket journey playing tennis ball street cricket. No coach, no professional cricket kit, just a ball, an old pair of slippers, and a burning fire in his heart. Whenever he went out to play, people would laugh. What's a rickshaw driver's son going to do in cricket? But Siraj answered them the only way he knew how: with his performance. First turning point, Hyderabad Ranji team. One day, Siraj got a chance to play in a local tournament. His bowling left coaches stunned. That day opened the door to his destiny. In 2015-16, Siraj was selected for the Hyderabad Ranji team, and in 2016-17, he delivered an outstanding performance, taking 41 wickets in the season and grabbing everyone's attention. It was his first big break. Big entry into the IPL. Siraj's incredible form caught the eye of IPL franchises. In 2017, Sunrisers Hyderabad bought him for 2.6 crore rupees, about $350,000. The boy who once sat in his father's rickshaw was now driving luxury cars. But through it all, Siraj stayed humble and grounded. Virat Kohli and RCB. In 2018, Royal Challengers Bangalore brought Siraj into their squad. Playing under Virat Kohli's leadership made him even stronger. In 2020, against Kolkata Knight Riders, Siraj created history, bowling 2 maiden overs and taking 3 wickets. It remains one of the most economical spells in IPL history, losing his father but standing strong. In 2021, during India's tour of Australia, Siraj's father passed away. The team management told him, "You can return to India if you want." But Siraj replied, "I came here to fulfill my father's dream. I can't leave it unfinished." That decision still inspires millions. Brisbane Test, making history. In the Brisbane Test against Australia, Siraj took 5 wickets. India won the match and the series, defeating Australia on their home turf. It wasn't just India's victory, it was the victory of every struggle Siraj had faced since childhood. Asia Cup 2023, Siraj's destruction.
Asia Cup 2023 final, India versus Sri Lanka. Siraj took 6 wickets for just 21 runs, including 4 wickets in 1 over, all in just 16 balls. It was a record-breaking performance. After the match, he donated his prize money to the ground staff, a true reflection of his character. A big player, but an even bigger human being. Siraj, today. Today, Mohammad Siraj is an inspiration to millions. He earns in crores. He dismisses the world's top batsmen, but he still prays, takes care of his mother, and remembers his father every day. He says, "The thing that scares you the most is the very thing you need to fight. That's where the real victory is." Final words. Mohammad Siraj's story isn't just about cricket. Thank you for It's about a watching this man who video. faced If you poverty, enjoyed it, loss, please hit the like mockery, button and and the tragedy. bell notification. जून 2020 सुबह करीब 11 बजे खबर आई कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। सुशांत, जिन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे और केदारनाथ जैसी फिल्मों से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, अचानक इस तरह दुनिया को छोड़ जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस सुबह में हल्की धूप थी, लेकिन बांद्रा के माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के एक फ्लैट के भीतर अंधेरा पसरा हुआ था। पटना से बॉलीवुड तक का सफर। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था। वे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में पहचाने जाने लगे, फिर फिल्मों में आए और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लेकिन कैमरे की चमक के पीछे एक ऐसा इंसान था जो विज्ञान, अंतरिक्ष, कविता और सपनों में डूबा रहता था। 14 जून की सुबह, उस दिन सुशांत की हाउसकीपिंग स्टाफ और दोस्तों ने देखा कि वे सुबह अपने कमरे से बाहर नहीं आए। बार बार कॉल करने और दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दरवाजा तोड़ा गया और सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया गया। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे डिप्रेशन से जुड़ी आत्महत्या माना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग बताया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुशांत के निधन के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा और सवाल दोनों उठने लगे। उनके फैंस और कई लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतना टैलेंटेड, सपनों से भरा इंसान खुद अपनी जान ले सकता है। नेपोटिज्म, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति और मानसिक स्वास्थ्य पर बहस शुरू हो गई। जुलाई 2020 में सुशांत के पिता बिहार में FIR दर्ज करवाई। FIR में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और कुछ अन्य लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, आर्थिक हेराफेरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। 3 एजेंसियों का दखल। 1. बिहार पुलिस केस की जांच शुरू की, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस से टकराव हुआ। 2. CBI सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगस्त 2020 में जांच अपने हाथ में ली। 3. ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। 4. NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद जांच में जुड़ी कई गिरफ्तारियां हुई, जिसमें रिया और शोविक भी शामिल थे। मीडिया ट्रायल और हंगामा। टीवी न्यूज चैनलों ने इस मामले को 24 घंटे 7 दिन कवर किया। कभी ड्रग चैट के स्क्रीनशॉट, कभी कथित CCTV फुटेज, तो कभी इनसाइडर बनाम आउटसाइडर बहस। सुशांत का नाम हर दिन सुर्खियों में था। लेकिन इस बीच असली सवाल, यानी सुशांत की मौत की सच्चाई, अब भी धुंध में थी। क्या यह सचमुच आत्महत्या थी? क्या किसी ने उन्हें मजबूर किया, या फिर कहानी में और भी कुछ छुपा है? परिवार का दर्द। सुशांत की बहनों और पिता ने बार बार कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर नहीं था। उन्होंने कहा कि सुशांत के साथ धोखा हुआ, उनके पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और उन्हें अलग थलग कर दिया गया। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सभी आरोपों से इनकार किया। उनका कहना था सुशांत मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और उन्होंने कई बार मदद करने की कोशिश की। जांच का अंत या अधूरा सच। 2020 से लेकर अब तक CBI ने इस केस में कई लोगों से पूछताछ की है,
लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष जनता के सामने नहीं आया। आधिकारिक रूप से केस अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लाखों लोग अब भी सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सुशांत लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी दिन सच्चाई सामने आएगी। एक अधूरी चिंगारी। सुशांत की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह उस सपने की कहानी है जो बिहार की गलियों से शुरू होकर मुंबई की चमक तक पहुंचा और फिर अचानक बुझ गया। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता और प्रसिद्धि के पीछे भी इंसान की अपनी लड़ाइयां होती हैं जो अक्सर दुनिया नहीं देख पाती। आज भी जब लोग उनकी फिल्में देखते हैं या उनका मुस्कुराता चेहरा याद करते हैं तो मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर सच क्या था? Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification एक icon. छोटे से गांव सरायपुर में रहने वाला 17 साल का लड़का वीरू हर दिन सुबह 5 बजे उठता और अपने पिता के साथ खेतों में काम करने चला जाता। उसके पास न ढंग के कपड़े थे, न मोबाइल फोन, न इंटरनेट की कोई जानकारी। वीरू की जिंदगी में कुछ भी खास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। एक उम्मीद, एक रास्ता, एक मौका। एक दिन की बात, गांव के सरकारी स्कूल में एक नई अंग्रेजी के टीचर आए। वो शहर से पढ़े थे और टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में कहा, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं है तो गूगल है ना, पूछो उससे, सीखो उससे, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। वीरू के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। गूगल क्या है? ये सवाल उसके दिमाग में अटक गया। पहली बार गूगल देखा उस दिन स्कूल से लौटकर वीरू ने गांव के इकलौते साइबर कैफे का रुख किया। 10 रुपए में 30 मिनट की इंटरनेट सुविधा मिली। कंप्यूटर पर बैठते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। उसने पहली बार गूगल खोला और टाइप किया, पैसे कैसे कमाएं? स्क्रीन पर जवाब आया, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग। वीरू की आंखें चमक गईं। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या है, लेकिन वो जानता था अब यही उसका रास्ता है। संघर्ष की शुरुआत अब वीरू हर दिन खेतों में काम करने के बाद 1 घंटा साइबर कैफे में बिताने लगा। वो यूट्यूब से वीडियो देखता धीरे धीरे समझने लगा कि फोटो एडिटिंग, वीडियो बनाना और मोबाइल से कंटेंट तैयार करना कैसे होता है। मोबाइल नहीं था, लेकिन उसके दोस्त राजू के पास था। वीरू ने उसे मना लिया कि हर रविवार को कुछ घंटों के लिए उसका मोबाइल इस्तेमाल करने दे। धीरे धीरे वीरू ने कैपकट, कैनवा और किनेमास्टर जैसे फ्री ऐप्स को सीखना शुरू किया। गूगल से उसने इंग्लिश के शब्दों के मतलब भी ढूंढे। धीरे धीरे भाषा की दीवार भी टूटने लगी। मोबाइल फोन का पहला वीडियो, पहली उम्मीद राजू के मोबाइल से वीरू ने पहला वीडियो बनाया। गरीब कैसे अमीर बनता है। उसने कैफे से एडिट किया और इंस्टाग्राम पर एक नया पेज बनाया। पहले वीडियो पर सिर्फ 8 लाइक आए, लेकिन वीरू को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जानता था शुरुआत छोटी होती है। हर हफ्ते एक वीडियो डालता, गांव के खेतों, मिट्टी और मेहनत से जुड़ी कहानियों पर। 1 महीने बाद उसका एक वीडियो वायरल हो गया। मेहनत बोलेगी, किस्मत नहीं। 3 लाख व्यूज और 5000 फॉलोअर्स। बदलाव की शुरुआत। अब लोग उसके गांव में उसे यूट्यूब वाला वीरू कहने लगे। राजू के मोबाइल की जगह अब वीरू के पास खुद का सेकंड हैंड स्मार्टफोन था, वो भी खुद की कमाई से। उसने फाइवर और अपवर्क जैसी साइट से सीखकर कुछ फ्रीलांस काम भी करना शुरू किया। गूगल ही उसका गुरु बना रहा। अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो सीख रहा था और सिखा भी रहा था। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा फ्री कंप्यूटर क्लास शुरू किया, वही साइबर कैफे में, हर रविवार। वीरू की जीत 1.5 साल के अंदर वीरू के इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स थे। उसका यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो चुका था। दिल्ली के एक मोटिवेशनल इवेंट में उसे गेस्ट स्पीकर बनाकर बुलाया गया और उसने वहां बोला, मैंने गूगल से जिंदगी सीखी, खेत से उठकर मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंचा। मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया, मैंने सवाल किए और जवाब ढूंढे। वो लड़का जिसे कभी पढ़ाई में पिछड़ा माना जाता था,
आज सैकड़ों बच्चों के लिए एक आइडल बन चुका था। कहानी से सीख, गरीबी रुकावट नहीं, चुनौती होती है। जिज्ञासा सबसे बड़ी ताकत है। गूगल, यूट्यूब और इंटरनेट आज के दौर में किसी भी इंसान को सफल बना सकते हैं अगर वो सीखना चाहे।